हेलो एस्पिरेंट्स। स्वागत है आप सभी का इतिहास सागर चैनल में। अगर आपका टारगेट है यूजीसी नेट हिस्ट्री दिसंबर 2026 को क्रैक करना, तो ये मंच खास आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेगा नेट हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट कोर्स, हर थ्योरी, हर टॉपिक और सारे पीवाईक्यूज बिना एक भी रुपए खर्च किए 100% बिल्कुल फ्री, बिना किसी पेड कोर्स के झंझट के। आइए मिलकर रचते हैं सफलता का नया इतिहास और शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड पॉटरी ट्रेडिशंस। पिछले क्लास में हमने देखा कि हमने स्टोन एज के बारे में बात करा है। स्टोन एज हमने कवर किया और अब आज के टॉपिक में हम उसके आगे चलते हैं और मेगालिथ कल्चर की बात करेंगे। अगर डेफिनेशन और टाइम पीरियड की बात करी जाए, तो जो मेगालिथ कल्चर है या जिसे हम महापाषाण संस्कृति बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड फर्स्ट मिलेनियल फर्स्ट मिलेनियम बीसी से अर्ली सेंचुरीज एडी तक रहा और ये मेनली जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें फ्लोरिश्ड हुई। खास तौर पे जो हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, यहाँ पे ये कल्चर प्रभावी रूप से पनपा। मेगालिथ होता क्या है और मेगालिथ कल्चर क्या है? ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है मेगालिथ, जिसका मतलब है एक शब्द है मेगा और दूसरा है लिथ। मेगा का मतलब होता है विशाल यानी ह्यूज, और लिथ का मतलब होता है पत्थर यानी स्टोन। तो मेगालिथ वो होता है जो बड़े पत्थरों से बनी जो समाधि होती है, उनको हम मेगालिथ बोलते हैं। ये ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मेगा एंड लिथो। अब इसके बाद हम जो मेगालिथ कल्चर है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको देखते हैं। मेगालिथ कल्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है यूज ऑफ आयरन। लोहे का प्रयोग इसी टाइम पीरियड में हुआ। साउथ इंडिया की जो मेगालिथ ग्रेव्स हैं, जो मेगालिथ कब्र हैं, उसमें से हमें लोहे के औजार भरपूर मात्रा में मिले हैं, जो इस बात को हमें बताते हैं कि साउथ इंडिया के लोगों को लोहे का ज्ञान 1000 बीसी में ही हो चुका था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साउथ इंडिया की जहाँ तक बात है तो वहाँ पे स्टोन एज हमने पिछले क्लास में करा था। स्टोन एज के बाद वहाँ पे आयरन एज आया, यानी कि जिसको लौह काल भी बोलते हैं। आयरन एज आया क्योंकि वहाँ जो नियोलिथिक जो एरा था वो धीरे धीरे चेंज हो गया, चाल्कोलिथिक में, ताम्रकाल में परिवर्तित हो गया, जिसे नियोलिथिक चाल्कोलिथिक फेज भी कहा जाता है। नियो चाल्को फेज। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर ही होनी चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद आता है ट्रांजिशन फेज और वहाँ का लाइफस्टाइल। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये ट्रांजिशन फेज क्या था और उस टाइम पे वहाँ की लाइफस्टाइल क्या हुआ करती थी। ये जो मेगालिथ पीरियड है इसको ही ट्रांजिशन फेज कहते हैं। कॉपर ब्रॉन्ज कॉपर ब्रॉन्ज और आयरन एज के बीच में। तो यहाँ पे आप सबको ये पता होना चाहिए कि जो मेटल्स की अगर बात करें तो जो सबसे पहले मेटल जिसकी नॉलेज हुई थी वो था कॉपर, और उसके बाद फिर हुआ ब्रॉन्ज और सबसे लास्ट में फिर आयरन। तो कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन, सबसे पहले कॉपर के बारे में लोगों को नॉलेज थी, फिर ब्रॉन्ज और उसके बाद आयरन, CBI। तो मेगालिथ जो एरा है उसने कॉपर ब्रॉन्ज और आयरन के बाद, यानी कि ब्रॉन्ज, कॉपर ब्रॉन्ज और आयरन के बीच का जो फेज है उसमें ही ये एक संक्रांति काल या ट्रांजिशन फेज के तौर पर इसे देखा जाता है। हमें देखने को मिलता है कि साउथ इंडिया में मेगालिथ टाइम के जो लोग थे वो धान और रागी ये उगाते थे, और ब्लैक और रेड वेयर यूज करते थे, जिसको BRW बोलते हैं, ब्लैक रेड वेयर पॉटरी। ये यूज में था, साउथ इंडिया के लोग यूज करते थे मेगालिथ टाइम पीरियड पे। अब आगे चलते हैं और थोड़ा इसका जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उस पे थोड़ी नजर दौड़ाते हैं। मेगालिथ कल्चर जो है वो भारत के पूर्वी मध्य
यानी कि ईस्टर्न सेंट्रल जो है वहाँ पे, और उत्तर पश्चिम इस क्षेत्र में भी पाई जाती है। लेकिन जो साउथ इंडिया है वहाँ पे इसका विशेष महत्व है, जहाँ ये स्टोन एज के बाद शुरू हुई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। वीडी कृष्ण स्वामी जो थे, वीडी कृष्ण स्वामी के लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत की महापाषाण समाधियों या कब्रों की खोज हुई। ये जो ग्रेव्स हैं, इनमें से 33 टाइप्स के आयरन टूल्स मिले हैं। आयरन टूल्स मिले हैं 33 टाइप के, 33 प्रकार के आयरन टूल्स महापाषाण समाधियों या जो कब्रों की खोज हुई है उसमें से मिले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और जो मेगालिथ्स एविडेंस है उसके बारे में बात करते हैं। कश्मीर के बुरझोम और गुफकराल, यहाँ से मेनहिर समाधियां मिली हैं। मेनहिर समाधि क्या होती है उसको समझ लेते हैं। मेनहिर होता क्या है? मेनहिर जो, ये जो वर्ड है, ये एक लैंग्वेज है केल्टिक। केल्टिक लैंग्वेज के दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला शब्द है मेन और दूसरा शब्द है हिर। मेनहिर। मेन का मतलब होता है स्टोन, पत्थर, और हिर का मतलब होता है लंबा या लॉन्ग, मतलब कि लंबा पत्थर। इसका उद्देश्य क्या होता था बनाने का? ये मुख्य रूप से एक मेमोरियल स्टोन होता था और ये वर्टिकल होता था। ये जो समाधि है इसकी खासियत ये है कि ये वर्टिकल होता था। ये जैसे एक लंबा पत्थर है तो ये वर्टिकल ऐसे है और ऐसे ये समाधि बनती थी। ये मेमोरियल स्टोन के रूप में काम करती थी। मेगालिथ टाइम पीरियड पे ये जो मेनहिर समाधि है, ये किसी मृत व्यक्ति के याद में बनाई जाती थी। ये वर्टिकल ऐसे खड़ी करी जाती थी। इसका काम यही था कि ये कि मेमोरियल स्टोन के रूप में काम करता था। ये जो मेनहिर समाधि होती थी, ये होता था मेमोरियल स्टोन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में हम देखते हैं कि मेगालिथ कल्चर के जो अवशेष हैं वो अरावली की जो माउंटेन रेंज है वहां से मिले हैं। अब इसके बाद कुछ ट्रांजिशन साइट्स के बारे में बात करते हैं। हल्लूर, हल्लूर जो कि कर्नाटक से मिलता है। ये नियोलिथिक और मेगालिथ के बीच का एक संक्रांति स्थल इसको बोलते हैं, या कि ट्रांजिशन साइट भी इसको बोला जाता है इंग्लिश में। इसके बाद आदिच नल्लूर, ये नाम जितने हैं ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। आदिच नल्लूर जो है वो हमें तमिलनाडु में मिलता है। आदिच नल्लूर भी एक ट्रांजिशन साइट है। आदिच नल्लूर से हमें प्री हिस्टोरिक टॉम्स भी मिले हैं और आयरन के टूल्स भी मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है। प्री हिस्टोरिक टॉम्स के साथ साथ आयरन के टूल्स भी मिले हैं। फिर बात करते हैं सार्कोफेगस की। सार्कोफेगस कभी कभी एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि सार्कोफेगस क्या होता था। तो ये जो मेगालिथ कल्चर है उसमें शव को दफन करने के लिए ये एक कॉफिन होती थी। कॉफिन होती थी, इसको सार्कोफेगस बोलते थे। अब आगे बढ़ते हैं और आयरन, जो इस कल्चर में आयरन जहाँ यूज हुआ है वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये पीजीडब्ल्यू साइट्स हैं। पीजीडब्ल्यू मतलब पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड पेंटेड ग्रे वेयर, ये पीजीडब्ल्यू साइट के बारे में हम बात करेंगे, जो है हमारा अहिछत्रपुर, आलमगीरपुर, अल्लापुर, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, जखेड़ा और रोपड़। फिर सेंट्रल इंडिया की अगर बात करी जाए, ये जो हमारा साइट है इसको जो अभी तक हमने पढ़ा, ये अहिछत्रपुर, आलमगीरपुर, तो ये सब ऊपरी गंगा घाटी में है। अगर सेंट्रल इंडिया की बात करी जाए तो उसमें नागदा, उज्जैन
और एरन, ये सारे आपके मध्य प्रदेश में हैं। फिर इसके बात करते हैं मिडिल लोअर गंगा वैली की। उसमें आता है हमारा पांडु राजा डीबी, महिषदल, महिषदल हमारा वेस्ट बंगाल में है, चिरांद और सोनपुर। चिरांद भी बिहार में है और सोनपुर भी बिहार में है। और साउथ इंडिया के इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बात करी जाए तो अभी हमने पहले भी इस पे चर्चा करी है, वो है हल्लूर और आदिच्चनल्लूर। ये है आपका तमिलनाडु में। और हल्लूर है, अभी मैंने पहले भी बताया। और आदिच्चनल्लूर से हमें क्या क्या मिलता है? आदिच्चनल्लूर से हमें प्री हिस्टोरिक टॉम्स मिलते हैं और उसके साथ ही साथ आयरन टूल्स मिलते हैं। और हल्लूर है हमारा कर्नाटक में, कर्नाटक में। और आदिच्चनल्लूर है तमिलनाडु में। अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो आयरन टूल्स थे उनके स्पेसिफिक एविडेंस कहाँ से मिले हैं और उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो महाराष्ट्र में माहुर झरी, महाराष्ट्र में माहुर झरी से एक जो मेगालिथ टाइम का साइट है, वहां से लोहे की कुल्हाड़ी मिली है। आयरन एक्स जिसको बोलते हैं, आयरन एक्स मिला है माहुर झरी से। इसमें 6% कार्बन है। तो इससे हमें एविडेंस मिलता है स्टील प्रोडक्शन का। हल्लूर, इस साइड की बात अभी हमने करी। हल्लूर जो है वो कर्नाटक में है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। कर्नाटक से हमें क्या मिलता है? कर्नाटक के ये जो हल्लूर साइट है वहां से हमें मिलता है तीर और भालों के लोहे के सिरे मिले हैं, यानी कि आयरन के एरो हेड्स और स्पीयर हेड्स मिले हैं। जखेड़ा से मिला है लोहे का बना हल का फाल मिला है, लोहे का बना हुआ आयरन प्लॉशेयर मिला है। फिर इसके बाद जो डिफरेंट कुछ हमारे कल्चर्स हैं और उनके टाइम पीरियड हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर सबसे पुराना देखा जाए तो वो है गणेश्वर संस्कृति। इसका टाइम पीरियड है 2800 से लेकर के 2200 बीसी तक। फिर आता है आहार कल्चर 2100 से 1500 बीसी। कायथा कल्चर है हमारा 2000 से 1800 बीसी। ओसीपी कल्चर है। इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे, अभी यहाँ सिर्फ क्रोनोलॉजिकली हम इसको देख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वहाँ पे क्रोनोलॉजिकली जो क्वेश्चंस हैं, क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद ओसीपी कल्चर का टाइम पीरियड अगर देखा जाए, जिसको गैरिक मृदभांड संस्कृति बोलते हैं, 2000 बीसी से 1500 बीसी तक। फिर इसके बाद मालवा संस्कृति है हमारी, मालवा कल्चर 1700 से 1200 बीसी। और जॉर्वे 1400 से 700 बीसी। अब जो मेगालिथ जो समाधियां हुआ करती थी उनके कुछ टाइप्स हैं, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जो सिस्ट ग्रेव्स होती थी, ये मेनली हमको मिला है ब्रह्मगिरी से। इसकी विशेषता ये होती थी कि एक खाई को खोद कर, मतलब एक गड्ढा खोदा जाता था, उसमें पत्थर की शिलाओं से एक रेक्टेंगुलर बक्से जैसा, बॉक्स जैसा बनाकर उसमें शव रखा जाता था। एक गड्ढा खोदते थे, फिर पत्थर की शिलाओं से उसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा बनाते थे और फिर इसमें शव रखते थे। ये हमारा सिस्ट ग्रेव्स जो होता था उसकी खासियत है। ये हमें मिला है ब्रह्मगिरी से। फिर इसके बाद पिट सर्कल ग्रेव, ये भी ब्रह्मगिरी से मिला है। नाम से ही ये क्लियर हो रहा है कि इसकी विशेषता क्या रही होगी। इसे पत्थरों की सहायता से एक ऐसा सर्कल बनाते थे, जैसे नाम में है ना पिट सर्कल, सर्कल बनाते थे, एक सर्कल बनाते थे, इसके अंदर एक दूसरा खाई बनाते थे, इसके अंदर एक दूसरा खाई बनाते थे, उसमें शव रखते थे। पिट सर्कल, इसको ग्रेव बोलते थे, पिट सर्कल ग्रेव। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई दूंगा। फिर उसके बाद
कैन सर्कल की बात करते हैं, ये हमें मिलता है चिंगलपुट, और ये चिंगलपुट है चेन्नई में। इसकी क्या विशेषता होती थी? इसकी विशेषता ये होती थी, विशाल पत्थर के जो टुकड़े होते थे, यानी कि जो, जैसे कि इस कल्चर का नाम ही है मेगालिथ, तो जो ह्यूज स्टोन हुआ करते थे उनके टुकड़ों से एक सर्कल बनता था, और उसमें शव जो होता था उसके अस्थि पात्र रखे जाते थे। पिट सर्कल में एक सर्कल बनता था, उसके अंदर एक सर्कल बनता था, उसमें शव रखा जाता था। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगी, ये मैंने क्लियर कर दिया है। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं डोलमेन। ये भी चिंगलपुट से मिला है, चेन्नई से। इसकी ये विशेषता होती थी कि ये जो डोलमेन ग्रेव होता था, ये जो सिस्ट ग्रेव हमने पढ़ा उसके जैसा ही होता था, लेकिन इसमें जो बॉक्स बनाते थे, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता था, वो जमीन के अंदर न होकर के ऊपर होता था। जैसा कि हमने सिस्ट ग्रेव में पढ़ा कि ये रेक्टेंगुलर जो बॉक्स बनता था, इसमें शव रखते थे और ये जमीन के अंदर होता था। लेकिन डोलमेन जो हमारा ग्रेव है वो वैसा ही होता था, लेकिन ये जमीन के अंदर न होकर के जमीन के ऊपर होता था। इसके बाद अम्ब्रेला स्टोन, ये हमें मिला है कोचीन केरल से। इसकी जो विशेषता है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें रेक्टेंगुलर जो जमीन होती थी उस पे पत्थर के 4 पाए बनाए जाते थे। पत्थर के 4 ऐसे पाए बनाए जाते थे और ऊपर एक छतरी बनाई जाती थी, और फिर उसमें शव रखा जाता था। फिर लास्ट में बात करते हैं हुड स्टोन जो ग्रेव है उसकी, वो भी कोचीन से मिली है, केरल से। इसमें क्या होता था, इसकी विशेषता की अगर बात करी जाए, इसमें जो छतरी या छत्र कह लीजिए उसके आकार का जो मेगालिथ है वो जमीन पर ही बनाया जाता था। ऐसे पैर, ऐसा पाया बना करके फिर उसको उसके ऊपर नहीं बनाया जाता था। ये अम्ब्रेला स्टोन में होता था, और हुड स्टोन में ये जमीन पे ही बनाया जाता था। इसके बाद हमारा बचा कंदरा समाधि और मेनहिर समाधि। मेनहिर समाधि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, कंदरा समाधि के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी कोचीन से मिला है और मेनहिर भी कोचीन से मिला है। कंदरा समाधि में होता था कि आयताकार ऐसे गड्ढा बनाते थे, रेक्टेंगुलर गड्ढा, और इसमें शव को दफना देते थे। मेनहिर समाधि जो है वो वर्टिकल होता था, मेमोरी स्टोन के रूप में ये काम करता था। इसके बारे में पहले ही हमने चर्चा कर ली है। अब हम बात करते हैं ताम्र पाषाण संस्कृतियों के बारे में। कॉपर स्टोन कल्चर की अगर हम बात करते हैं, तो ह्यूमन ने जो सबसे पहले जो मेटल यूज किया वो था तांबा, यानी कि कॉपर। मैंने अभी पहले भी बताया कि कॉपर, फिर ब्रॉन्ज और उसके बाद आयरन, ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट हैं। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो हड़प्पन कल्चर था ये तो उससे पहले की है, क्योंकि 5000 बीसी में ही कॉपर यूज होने लगा था। लेकिन अगर क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो ये हड़प्पा के बाद आती है। कारण उसका ये है कि जब हड़प्पा अपने डिक्लाइन की तरफ थी, हड़प्पा कल्चर का जब डिक्लाइन हो रहा था, उस टाइम पे कॉपर कल्चर जो था वो तेजी से बढ़ रहा था। तो क्रोनोलॉजिकली अगर देखा जाए तो कॉपर कल्चर जो है वो हड़प्पन कल्चर के बाद आता है। फिर हम बात करते हैं ओसीपी कल्चर की, जिसको गैरिक मृदभांड भी बोलते हैं। ये जो रेड, ब्लैक और रेड वेयर होते थे, बीआरडब्ल्यू जिसको बोलते हैं, बीआरडब्ल्यू पॉटरी, ब्लैक एंड रेड वेयर, ये ओसीपी कल्चर में सबसे ज्यादा प्रचलित थे और वाइडली यही यूज हुआ करते थे, ब्लैक एंड रेड वेयर। फिर बात करें अगर जो उत्तर प्रदेश का हमारा दोआब का क्षेत्र है, तो वो ताम्रपाषाण जो संस्कृति थी, यानी कि जो चाल्कोलिथिक कल्चर था, उसका हब हुआ करता था।
जो उत्तर प्रदेश का दोआब रीजन है, वो चालकोलिथिक कल्चर का हब कहलाता था। फिर इसके बारे फिर इसके आगे हम बात करते हैं नियोलिथिक जो टाइम पीरियड था। उसके बाद हम देखते हैं कि धातु युग आया। उस टाइम पे मेटल जो थे वो ज्यादा यूज में आए, तो इस वजह से इसको मेटल एज भी बोला जाता है। मेटल एज जब आया तो इसमें आयरन जब यूज होना शुरू हुआ, तो हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि अचानक से आयरन का जब यूज होना शुरू हो गया तो इसके बाद स्टोन बिल्कुल खत्म हो गया। स्टोन के जो टूल्स थे वो आयरन टूल्स के साथ साथ ही उनका जो यूज था वो स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक होता रहा, और फिर धीरे धीरे स्टोन टूल्स जो थे वो खत्म होने लगे। स्टोन टूल्स खत्म होने लगे और आयरन टूल्स जो थे वो ही ज्यादा यूज में आ गए। फिर लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। चालकोलिथिक जो कल्चर थी उसमें, तो चालकोलिथिक कल्चर में पत्थर यानी स्टोन, कॉपर, इनके औजारों पे बेस्ड थी। और कभी कभी हमें ऐसे भी एविडेंस मिलते हैं कि लो ग्रेड के जो ब्रॉन्ज होते थे उनके टूल्स, ब्रॉन्ज टूल्स का भी यूज किया जाता था। चालकोलिथिक कल्चर के लोग मुख्य रूप से देखा जाए तो ग्रामीण परिवेश के ही थे। वो पहाड़ और नदी इनके आसपास रहते थे। और अगर कंपैरेटिवली हड़प्पा कल्चर के लोगों के बारे में देखा जाए तो वो ग्रामीण ना होकर के उसको अर्बनाइजेशन कहा जाता था, फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहा जाता था जो हड़प्पा कल्चर था। तो इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि वो उस टाइम पे नगरीकरण जो था वो डेवलप्ड हो चुका था, जबकि चालकोलिथिक कल्चर के जो लोग थे वो मेनली ग्रामीण थे, रूरल एरिया में रहते थे, रूरल लोग थे। फिर इसके बाद जो मेन जो हमारा रीजन है वो देखते हैं कि किस किस किन रीजन में ये हमारा चालकोलिथिक कल्चर फैला हुआ था। भारत में चालकोलिथिक एरा का जो मेन रीजन है वो देखा जाए तो दक्षिण पूर्व में राजस्थान की बनास घाटी, बनास वैली में था। तो आहाड़ और गिलुंद जो मेन है हमारा। फिर अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उसमें मालवा, कायथा और एरण संस्कृति, इसके बारे में हमने अभी बात करी है, इसके टाइम पीरियड के बारे में बात करी है। और फिर उसके बाद पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत, ये हमारा मेन रीजन है चालकोलिथिक कल्चर का। बिहार में चिरांद, सोनपुर, ताराडी और सेनवार, यहाँ से भी अवशेष मिले हैं हमको चालकोलिथिक कल्चर के। इसके बाद ईस्टर्न यूपी में भी कुछ साइट्स हैं, खैराडी और नरहान। फिर वेस्ट बंगाल में महिषदल, ये इंपॉर्टेंट साइट है। पांडू राजार डीबी, इसके बारे में भी हमने बात किया ही है, ये वेस्ट बंगाल की साइट्स हैं चालकोलिथिक कल्चर की। अब हम बात करते हैं गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, जिसका टाइम पीरियड है 2800 से 2200 बीसी। ये सबसे हमारी ओल्डेस्ट कल्चर है, और इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। सीकर राजस्थान में, सीकर में नीमका थाना एक क्षेत्र है। वहां पर कांतली नदी है, उसके ओरिजिन में, उसका जो ओरिजिन का जो जगह है वहां पे ये गणेश्वर चालकोलिथिक टाइम का इम्पोर्टेंट सेंटर था। आरसी अग्रवाल, जिनका पूरा नाम रत्नचंद्र अग्रवाल है, उनके अनुसार यहाँ पे 1977 में उत्खनन का काम हुआ। यानी कि ये जो साइट है इसको 1977 में एक्सकेवेट किया गया। ये जो हमारा कल्चर है ये चालकोलिथिक कल्चर की जननी कहा जाता है इसको। इसका टाइम पीरियड 2800 से लेकर के 2200 बीसी तक है, और ये प्री हड़प्पन सेंटर है। गणेश्वर से ये जो हमारा जो कल्चर है, इसका ये जो साइट है गणेश्वर से हमको हड़प्पा सभ्यता जो थी उस टाइम पे उसको तांबे की आपूर्ति हुआ करती थी। इसी साइड से तांबे का जो आपूर्ति थी वो हड़प्पन टाइम पे हुआ करती थी। ये जो साइट है, ये साइट खेतड़ी
खेतड़ी के पास है और यहीं पे तांबे की खान है, उसके काफी नजदीक है। यही कारण है कि यहीं से तांबे का जो आपूर्ति था वो हड़प्पन टाइम पीरियड में यहाँ से हुआ करता था। गणेश्वर के जो लोग थे वो मेनली हंटिंग पे डिपेंड करते थे और आंशिक रूप से वो खेती भी करते थे। यहाँ से हमें मिला क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। हमें मिला है तांबे के तीर, भाले, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियाँ और छेनी। अब जोधपुरा की बात करते हैं। जोधपुरा संस्कृति जो थी वो हमारी पूर्वी राजस्थान में है। पूर्वी राजस्थान में साहिबी या साबी नदी है, उसके किनारे स्थित है। हम देखेंगे कि जो भी संस्कृतियां रही हैं, जो भी कल्चर्स रही हैं हमारे, वो मेनली नदियों के किनारे ही हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ से हमको BRW पॉटरी मिली है। BRW पॉटरी की बात पहले भी हो चुकी है। ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी। फिर हम बात करते हैं बनास घाटी या आहार संस्कृति जो है उसके बारे में। टाइम पीरियड इसका है 2100 से 1500 BC। बनास नदी घाटी, जिसको आहार कल्चर भी बोलते हैं, ये चालकोलिथिक कल्चर के इसमें कुछ सेंटर थे। जिसकी बात करें तो आहार, गिलुंद, मरमो और बालाथल, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर। ये जो पूरी सभ्यता थी वो बनास नदी वैली में, बनास रिवर वैली जो थी उसमें ही स्थित थी। इसी वजह से इसको बनास कल्चर भी कहते हैं। ये भी एक रूरल कल्चर ही रहा है और यहाँ से जो हमें बर्तन मिले हैं, जो पॉटरी मिली हैं, वो भी ब्लैक एंड रेड वेयर ही हैं और इसी वजह से इसको BRWC भी बोलते हैं। BRWC यानी कि ब्लैक रेड वेयर कल्चर। अब आगे बढ़ते हैं और इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। आहाड़ जो है वो हमारा राजस्थान के उदयपुर जिले में है। बेड़च नदी की, मैंने जैसे अभी बताया ना कि जितने भी मेनली जो हमारे कल्चर्स होंगे वो नदियों के किनारे ही दिखेंगे, तो बेड़च नदी के किनारे आहाड़ है। उदय सागर तक इस नदी को क्या कहा जाता है? बेड़च नदी को आहाड़ नदी भी कहा जाता है या आयड़ नदी के नाम से पुकारा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आहाड़ को आघाटपुर, आघाट दुर्ग और धूलकोट भी कहा जाता है। आहाड़ का जो प्राचीन नाम है वो ताम्रवती या ताम्बवती, जिसका मतलब होता है कि तांबे वाली जगह, वो कहा जाता है। इसके टाइम पीरियड के बारे में हमने बात कर ही ली है। 2100 BC से 1500 BC तक। इस वीडियो की ड्यूरेशन ऑलरेडी मुझे लगता है कि आधे घंटे के आसपास हो चुकी है। ये एक बहुत लंबा लेक्चर होगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म करूँगा। ये हमारा पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो यहाँ और इसको मैं एक ही लेक्चर में इसलिए नहीं कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि वो फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए हम इसको पार्ट वाइज करेंगे। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी और इस पेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो UGC नेट हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कमेंट करिएगा, आपका जो भी डाउट होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा। और इस लेक्चर के बाद हम इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे जहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे और जो भी आपका डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करी जाएगी। थैंक यू सो मच।